हेलो डियर फैमिली ना wie आज की वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। हर दूसरे तीसरे दिन मुझे कमेंट और मैसेज आ रहा होता है कि आकुजाटिव और डाटिव पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा इनको दोबारा से टैकल करते हैं। है तो वही पुरानी स्टोरी जो कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से आपकी फरमाइश पर इस पर एक डिटेल्ड वीडियो हाजिर है। जो लॉस किड्स, मैं समझ सकती हूँ कि ये मुश्किल टॉपिक है, क्योंकि जब मैं भी जर्मन लैंग्वेज सीख रही थी तो मुझे भी इसको समझने में थोड़ी मुश्किल पेश आई थी, क्योंकि समझ नहीं आती कि क्या केसेस चेंज हो रहे हैं, उनके रूल्स चेंज हो रहे हैं, उनके मुताबिक फिर आर्टिकल्स भी हम बदलते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर मैंने सोचा कि इस वीडियो को मैं किस तरह से स्टार्ट करूँ, तो फिर मैंने कहा कि एक एग्जाम्पल से इसको स्टार्ट करना अच्छा आइडिया होगा। और हमेशा की तरह एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक वर्ब चाहिए होता है, और यहाँ पर मैंने लिया है स्प्रेशन। अब इससे हम कुछ सेंटेंसेस बनाकर देखेंगे कि किस तरह से स्प्रेशन कौन कौन से केसेस फॉलो करता है। स्प्रेशन के लिए मैंने बिल्कुल एक बेसिक सेंटेंस बनाया है, जो कि है इश स्प्रेशे, मैं बात करती हूँ। जो काम कर रहा होता है वो सेंटेंस में नॉमिनेटिव होता है, और जो काम किया जा रहा होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। अब हम देखेंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। Ich spreche über Grammatik। मैं ग्रामर पर बात कर रही हूँ, या मैं ग्रामर के बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पर über एक preposition है और Grammatik accusative है। अब आप देखें कि मैंने किसी चीज़ के बारे में बताया तो वो एक्कुजाटिव में चला गया। अब मैं ये बात किससे कर रही हूँ ये देख लेते हैं। Ich spreche mit Ihnen। मैं आपसे बात कर रही हूँ। यहाँ पर mit भी एक preposition है और Ihnen dative में है। अगर आपको प्रोनोमन के टेबल्स आते हों और आर्टिकल्स के भी टेबल्स आते हों, तो आपको फिर एक्कुजाटिव और डाटिव को इंडिकेट करना आ जाता है कि अच्छा ये यहाँ पर ये चीज़ लगी है। अब आप सोचेंगे कि मिट के बाद जी क्यों नहीं आया। ठीक है, तो इसके पीछे कुछ रूल्स हैं जो कि हम थोड़ी ही देर में देखेंगे, लेकिन हम इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं, जिसमें आपको पता चलता है कि मैं किस से और किस बारे में बात कर रही हूँ, जो कि हो जाएगा Ich spreche mit Ihnen über Grammatik। और यहाँ पर वही रूल अप्लाई हो रहा है जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। जब वर्ब के बाद दोनों आकुजाटिव और डाटिव केसेस लगते हैं तो पहले डाटिव केस आता है और उसके बाद आकुजाटिव केस आता है। इसको आपने जहन में रखना है। अब हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम डिटेल के साथ क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वो वर्ब्स जिनके साथ आकुजाटिव केस लगता है, और साथ ही वो वर्ब्स भी जिनके साथ डाटिव केस आता है। फिर हम प्रपोजिशनन देखेंगे और उनमें भी देखेंगे कि कौन से एक्कुजाटिव केस फॉलो करते हैं और कौन से डाटिव। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे टू वे प्रपोजिशनन, वो प्रपोजिशंस जो कि होते तो एक ही हैं, लेकिन उनमें से कुछ के बाद होता है फॉलो एक्कुजाटिव केस और कुछ के बाद होता है डाटिव केस। तो इनमें क्या डिफरेंस है ये भी हम देखेंगे। और वीडियो के एंड में आपको मिलेंगी कुछ टिप्स और ट्रिक्स के किस तरह से आप इन दोनों केसेस पर बहुत ही अच्छी कमांड हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम कुछ ऐसे वर्ब्स की एग्जांपल्स देखेंगे जो कि अपने बाद एक्कुजाटिव केस फॉलो करते हैं, और साथ ही एग्जांपल्स आएंगी कुछ ऐसे वर्ब्स की जो कि अपने बाद डाटिव केस फॉलो करते हैं। तो पहली एग्जांपल ऐसे वर्ब की आएगी जो कि एक्कुजाटिव केस फॉलो करता है, जो कि है essen। Ich esse einen Kuchen, और einen Kuchen यहाँ पर एक्कुजाटिव केस आया है। अब आप सोचेंगे कि essen के बाद हम einem Kuchen क्यों नहीं लगा सकते। तो ये बेसिकली
जर्मन ग्रामर का रूल है कि जब हम एसन वर्ब यूज करते हैं तो उसके बाद फॉलो करता है आकुजाटिव केस। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ब जो कि अपने बाद डाटिव केस फॉलो करता है और आपको A1 और A2 लेवल में आना चाहिए, इसको आपको स्पीकिंग में भी यूज करते रहना चाहिए, वो है gefallen। Deine Jacke gefällt mir। तुम्हारी जैकेट मुझे अच्छी लगी। gefallen के बाद हमेशा remember डाटिव केस आता है। अब यहाँ पर आपको मैं ये बताती चलूँ कि ये रूल्स आपको तब ज़्यादा इजी लगेंगे जब आप सारे के सारे टेबल्स याद कर चुके होंगे। और टेबल्स पर यहाँ मेरी मुराद ये है कि जहाँ पर आर्टिकल्स कैसे चेंज होते हैं केसेस के अकॉर्डिंगली, प्रोनोमन कैसे चेंज होते हैं, ये सारे के सारे जब आपको टेबल्स आते होंगे तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने फिर वर्ब्स याद करने हैं कि कौन से वर्ब्स अपने बाद कौन कौन से केसेस फॉलो करते हैं। इसी तरह दो और एग्जांपल्स हैं। इश बेजुखे मायने टांटे, मैं विजिट करती हूँ अपनी आंटी को। इश हेल्फे इया, आई हेल्प हर। यहाँ पर इया अगेन मेरी टांटे को रेफर कर रहा है। अगर ये सेंटेंस होता इश बेजुखे माइनन ओंकल इश हेल्फे ईम, तो वो हो जाता मस्कुलिन को रेफर करने के लिए। और आपको तो पता है कि हेल्फन कितना फेमस एक ऐसा वर्ब है जो कि हम शुरू से ही याद कर लेते हैं कि इसके बाद हमने डाटिव केस लगाना है। कुछ और वर्ब्स के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। इश फ्रागे डिश, डू antwortest मिया, मैं तुम्हें सवाल करती हूँ तुम मुझे जवाब दो। Du hörst mich, तुम मुझे सुनते हो। Ich erzähle dir, मैं तुम्हें बताती हूँ। अब आपने नोट किया कि यहाँ पर मैंने इश की जगह डू यूज किया है क्योंकि नॉमिनेटिव में कोई भी ऐसा पर्सन आ सकता है जो कि वो काम कर रहा है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि जब हम वर्ब्स को इस्तेमाल करेंगे तो वो कौन से वर्ब्स हैं और उनके बाद कौन से केसेस फॉलो होंगे, ये आप जितनी जल्दी याद कर लें उतना ही अच्छा है। इस पार्ट की लास्ट एग्जांपल्स हैं। Er bittet sie, he requests her, और sie dankt ihm, she thanks him। यहाँ पर अगर हम पोजीशन स्विच कर दें तो हो जाएगा er dankt ihr। और ये सारे के सारे आपको पता है, अगर आपने प्रोनोमन के टेबल याद किए हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन किसका शुक्रिया अदा कर रहा है। यहाँ पर हमें पता चल गया कि हमने हमेशा याद करने हैं वर्ब्स उनके कौन कौन से उनके बाद केसेस आते हैं उनके मुताबिक। अब आपको टिप देती चलूं, जैसे मैंने यहाँ पर एक मिसाल को ट्विस्ट किया था, आप इसी तरह जब बेसिक लेवल पे सारे के सारे प्रोनाउंस याद कर लें तो उनकी खुद से बोल बोल कर प्रैक्टिस किया करें। जैसे कि इश टांके दिया, एया टांक्ड मिया, इस तरह आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें, इश ऐसे आइने शोकोलादे, इश ऐसे आइन ब्रोट, इस तरह आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जहन में रूल्स भी फिक्स हो जाएंगे और फिर आपको इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी कि अकुजाटिव क्या है और डाटिव क्या है। आपको खुद ब खुद उनके रूल्स पक्के हो जाएंगे और आप बार बार उनकी बोल बोल कर प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो फिर आपको ये इजी लगेंगे। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में बात की है वर्ब्स की कि वर्ब्स फॉलो करते हैं कभी कभी अकुजाटिव केस, कभी कभी डाटिव केस, लेकिन इनके अलावा और भी बहुत सी पॉसिबिलिटीज होते हैं जो कि हम अभी देखेंगे। एक एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है, जी लाख्त, वो हंसती है। अब वो किस चीज पर हंसती है, आइए देखते हैं। जी लाख्त über meinen Witz, वो मेरे जोक पर हंसती है। अब आपने देखा कि यहाँ पर भी एक प्रपोजिशन का यूज हुआ था और उसके बाद आया अकुजाटिव केस। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं और फिर देखेंगे कि उसके बाद कौन सा केस आता है। Er schläft, वो सो रहा है। जब हम
इस तरह के बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमें उस एक्टिविटी के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जैसे हमने ऊपर हंसने के बारे में उसको मज़ीद क्लियर किया कि किस बारे में और किस चीज़ पर हंस रही थी लड़की, इसी तरह अब हम इस सेंटेंस के साथ कुछ ऐड करेंगे ताकि हमें और इंफॉर्मेशन मिले। Er schläft auf dem Sofa. वो सोता है सोफे पर। अब यहाँ पर आपने देखा कि auf dem हमें बता रहा है कि ये एक dative केस है। इसी तरह wir kaufen, aber was? Was kaufen wir? हम क्या खरीदते हैं? Wir kaufen einen neuen Stuhl. हम एक नई कुर्सी खरीदते हैं। अब आपने नोट किया कि पहली दो एग्जाम्पल्स में हमने प्रेपोजिशनन ऐड करके डिफरेंट केसेस देखे और यहाँ पर हमने प्रेपोजिशन के अलावा वैसे एक केस देखा कि ये एक्यूजेटिव फॉलो हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब हम ये देखेंगे कि दो ऐसे वर्ब्स जो कि अपने बाद दोनों एक्यूजेटिव और डाटिव केस लेते हैं तो उनके सेंटेंसेस में कैसे चेंजेस आएंगी और उसका स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है ना, राइट? Er schickt dir ein Geschenk. वो भेजता है तुम्हें एक तोहफा। वही रूल कि पहले डाटिव आएगा और उसके बाद आएगा एक्यूजेटिव। अब यहाँ पर आपने जो नाउन्स लगा करेंगे उनके जेंडर का ध्यान रखना है। यहाँ पर ये न्यूटर था तो इसलिए आइन आया। अगर यहाँ पर मस्कुलिन होता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आइन की जगह क्या लगना था। Der Postmann bringt mir ein Paket. पोस्टमैन लाया है मेरे लिए एक पैकेट। और यहाँ पर भी आपने वही सेंटेंस स्ट्रक्चर नोट किया है। तो अब आपने करना क्या है कि आपने एक्सप्लोर करते रहना है कि क्या क्या डिफरेंट वर्ब्स के साथ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक वर्ब के साथ हम किस तरह से कौन कौन से केसेस को फॉलो कर सकते हैं और किस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन से जर्मन प्रेपोजिशनन अपने बाद एक्यूजेटिव केस फॉलो करते हैं और कौन से अपने बाद डाटिव केस फॉलो करते हैं। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो मैं वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो आप चेक कर सकते हैं। उसमें आपको डिटेल से एग्जांपल्स के साथ सारे प्रेपोजिशनन जो कि A1 और A2 लेवल पर चाहिए होते हैं वो मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे जर्मन प्रेपोजिशनन हैं जो कि अपने बाद सिर्फ एक्यूजेटिव केस फॉलो करेंगे। वो हैं जी für, gegen, ohne और durch। और इनके अलावा भी कुछ हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे कि कौन से हैं प्रेपोजिशनन जो कि अपने बाद डाटिव केस फॉलो करते हैं। वो हैं mit, bei, nach, aus, seit, von और इनके अलावा भी कुछ। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे कि किस तरह से ये प्रपोजिशनन अपने बाद केसेस फॉलो कर रहे हैं। Zum Beispiel, ich mache die Videos für Sie. मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। Für Sie, nicht für Ihnen, या? और जैसे कि हमने शुरू में ये एग्जाम्पल ली थी, इसी को रिपीट करते हैं। Ich spreche mit Ihnen, क्योंकि mit दाटिव preposition है। Er kocht Kartoffeln für das Abendessen. उसने पकाए आलू शाम के खाने के लिए। अब यहाँ पर आपने देखा für के बाद das Abendessen आया है क्योंकि न्यूटर नाउन का das ही रहता है एक्यूजेटिव केस में भी। Er fährt mit dem Zug. वो ट्रैवल करता है ट्रेन के साथ। अब आप नोट कर रहे होंगे कि मैंने दोनों एग्जाम्पल्स, बल्कि चारों एग्जाम्पल्स फ्यूआ और मिट के साथ ही बनाई हैं। अब आप सोचेंगे कि वो क्यों, इनमें से और भी तो थे ना, उनके साथ क्यों नहीं? तो इसके पीछे एक रीज़न है और वो रीज़न ये है कि यहाँ पर मैंने ही शी इट वाले उसके बाद यूज़ किए ना, फ्यूआ और मिट के बाद।
यानी कोई लोग थे, और यहाँ पर मैंने चीज़ें ऐड की हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि चीज़ें हों या लोग हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने जस्ट ये देखना होता है कि क्या बात हो रही है, क्या एक्टिविटी हो रही है, और उसके बाद क्या चीज़ आ रही है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने केसेस को फॉलो करना होता है। तो इस स्लाइड में हमें एक दूसरा पॉइंट पता चला, और वो ये कि जब हमने आकुजाटिव और दाटिव का फ़र्क मालूम करना है तो फिर हमें प्रेपोजिशनन का ध्यान भी रखना पड़ेगा, और हमें उन प्रेपोजिशनन को याद करना पड़ेगा कि कौन से आकुजाटिव फॉलो करते हैं और कौन से दाटिव फॉलो करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि मैंने सिर्फ थोड़ी ही एग्जांपल्स ली हैं, बाकी सारी की सारी एग्जांपल्स इन प्रेपोजिशनन से रिलेटेड आप मेरी वीडियोस में भी चेक कर सकते हैं, और इंटरनेट पे भी आपको ढेरों एग्जांपल्स इनसे रिलेटेड मिल जाएंगी। तीसरी कैटेगरी भी प्रेपोजिशनन से रिलेटेड है, और उनको कहते हैं टू वे प्रेपोजिशनन, और वो होते हैं जो कि अपने बाद कोई भी केस फॉलो कर सकते हैं, और वो ये हैं अन, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor और zwischen। अब हम देखेंगे कि किस सिचुएशन में ये आकुजाटिव केस फॉलो करेंगे और किस में ये डाटिव केस फॉलो करते हैं। अगर एक सेंटेंस में मूवमेंट हो रही है तो इन सारे के सारे प्रेपोजिशनन के बाद आकुजाटिव केस फॉलो होगा, लेकिन अगर कोई भी मूवमेंट नहीं है तो फिर हम डाटिव केस को फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल है Er hängt das Bild an die Wand. He hangs the picture on the wall. तो यहाँ पर आपने देखा कि अन डी वंट आया है, जो कि अकुजाटिव केस है, क्योंकि इसमें मूवमेंट हो रही थी, वो खुद से मूव कर रहा था और एक पिक्चर को दीवार पर टांग रहा था। अब इसी एग्जाम्पल को हम देखते हैं कि मूवमेंट नहीं होगी तो फिर अन के साथ क्या चेंज आएगा। Das Bild hängt an der Wand. तस्वीर दीवार पर टंगी है। और आपको पता है कि जब एक फेमिनिन नाउन डाटिव केस में जाता है तो उसका डी डिया में चेंज हो जाता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन क्या किया जाए, ये ग्रामर रूल्स हैं, इसमें कोई मूवमेंट नहीं थी, तो इसलिए हमने इस प्रेपोजिशन के बाद डाटिव केस फॉलो करना है। अगर ये रूल्स को आप याद कर लें, इनको जल्दी जल्दी अपनी स्पीकिंग और राइटिंग का हिस्सा बना लें, तो आप उतनी जल्दी और करेक्ट जर्मन यूज करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है सी गेट इन दी शूले। वो जाती है स्कूल में, और यहाँ पर वो चल रही है, इसलिए ये मूवमेंट के साथ आकुजाटिव केस फॉलो कर रहा है। जी इस्ट इन der शूले, वो स्कूल में है और कोई मूवमेंट नहीं है, तो इसलिए ये डाटिव में आया है। इसी एग्जाम्पल में अगर हम ये बनाएं जी इस्ट सुपरमार्केट, और आपको पता है सुपरमार्केट एक मस्कुलिन नाउन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि फिर इंडिया की जगह क्या यूज होगा। तो इस स्लाइड से हमें क्या सीखने को मिला कि हमने हमेशा चेक करना है कि जो एक्टिविटी हो रही है उसमें मूवमेंट है या मूवमेंट नहीं है, और उस एक्टिविटी को देखकर फिर जल्दी से डिसाइड करना है कि हमने कौन सा केस फॉलो करना है, आकुजाटिव ओडा डाटिव। वीडियो के लास्ट पार्ट में अब हम कुछ टिप्स देख लेते हैं जिनको ध्यान में रख के आप इन दोनों केसेस पर अच्छी कमांड हासिल कर सकते हैं। जैसे कि इसी वीडियो के स्टार्ट में हमने बात की थी कि आपने वर्ब्स को चेक करना है और उनके अकॉर्डिंगली उनके अकुजाटिव और डाटिव केसेस को आपने यूज़ करना है। और जब आप एक टेक्स्ट को पढ़ते हैं, वो टेक्स्ट चाहे एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल हो, चाहे आप किसी मैगजीन से पढ़ रहे हों, तो जब उसको आप पढ़ेंगे तब भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ये आइडेंटिफाई करने में कि कौन से वर्ब्स क्या क्या केसेस फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह आपने प्रेपोजिशनन को चेक करना है कि कौन से
प्रपोजिशनन कौन कौन सा केस फॉलो करेंगे, और ये भी देखना है कि अगर एक सेंटेंस में एक्टिविटी हो रही है तो उसमें मूवमेंट है या कोई मूवमेंट नहीं है, तो उसके मुताबिक आपने इन प्रपोजिशनन के बाद दो केसेस जो कि आज हमने डिस्कस किए हैं उनको यूज करना है। अच्छा, और आज हमने जो सारी चीज़ें डिस्कस की हैं आप उनको किस तरह से आसानी से अपनी बुक्स में लिख सकते हैं। आप डिफरेंट कॉलम्स बना सकते हैं और उन कॉलम्स में आप वर्ब्स को नोट करें कि कौन से वर्ब्स कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसी तरह आप प्रपोजिशनन को भी नोट डाउन करके उनके कॉलम्स बना सकते हैं और इन कॉलम्स को अच्छी तरह अपनी नोटबुक में लिखें। इनको अक्सर आप देखते रहें और जितना आप इनको देखेंगे, याद करेंगे और इनको अपनी स्पीकिंग और राइटिंग में यूज़ करेंगे तो उतना ज़्यादा आप इन पर अच्छी कमांड हासिल करते जाएंगे। और इनका लास्ट स्टेप ये होगा कि जब आपने सारे के सारे रूल्स याद कर लिए हैं, अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लिए हैं, तो फिर आपने कोशिश करनी है उनको स्पीकिंग में यूज़ करने की, और ये भी कोशिश करनी है कि जो भी रूल्स आपने याद किए थे उनके मुताबिक आप करेक्ट केसेस को फॉल करें। अब आप सब कुछ याद करके ये तो नहीं ना किसी को कह सकते इश अंटवोटे डिश होइटे आबंड, या इस तरह तो नहीं कह सकते ना। क्या कहेंगे आप, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए क्या ये आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, ये भी मुझे बताइए। मेरी वीडियोस और चैनल अगर आपकी हेल्प कर रहे हैं लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बिस बाल्ट।